our previous class, we were discussing about work energy power examples, and we have already covered till example number 8, जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक स्टिमुलेशन में एक व्हीकल के आगे हम एक स्प्रिंग लगा दें और यहां से हम इसे कोलिजन करवाएं, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम कंप्रेशन डिस्प्लेसमेंट कितनी आती थी। और यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि अगर मैक्सिमम कंप्रेशन का केस है सो इट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। जब ये बॉडी काइनेटिक एनर्जी से आ रही थी और इसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी kinetic energy of approach is equals to elastic potential energy. So kinetic energy, that was half mv square, elastic potential energy that is half kx square in magnitude. हमने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन पार्ट ओनली, एंड यहां से मेरे पास x निकल जाता था m by k रूट इंटू v। यहां से हमने x कैलकुलेट किया था एंड दैट वाज 2 मीटर बिकॉज अप्रोचिंग वेलोसिटी वाज गिवन टू मी, k वाज गिवन टू मी, मास वाज आल्सो गिवन टू मी एज 1000 किलोग्राम। ये हमने एग्जांपल नंबर 8 लास्ट में अटेम्प्ट किया था और तब हमने ये बिलीव किया था दैट द रोड इज स्मूथ, फ्रिक्शन फ्री। बट व्हाट वुड हैपन अगर यहाँ पे रोड पे फ्रिक्शन भी आ जाए, तब क्या होगा? एंड दैट इज माय एग्जांपल नंबर 9। पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। द कंसेप्ट इज, मान लीजिए दिस इज अ व्हीकल, दिस इज अ स्प्रिंग। अब जब ये व्हीकल इस वॉल की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये अप्रोच कर रहा होगा तो जो इसके बेस है, इस पे फ्रिक्शन है और उस फ्रिक्शन को ओवरकम भी किया जा रहा होगा और फिर ये इस वॉल की तरफ आया और इस वॉल पे मैक्सिमम कंप्रेशन शो किया ऐसे। तो यहां पे जो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिली है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे हुई है। यहां की काइनेटिक एनर्जी जो कुछ डिसिपेट हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल वर्क डन, और जो बच गई वो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं एंड स्टूडेंट आप मेरे साथ क्वेश्चन रीड आउट भी करेंगे। यस, एग्जाम्पल नंबर 9, कंसिडर एग्जाम्पल 8, मतलब एग्जाम्पल 8 की डिजिट्स को रेफर करें। टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन। अब मैक्सिमम कंप्रेशन की उसने बात की। देखो, तो जब आप यहां तक आए हो तो वर्क डन कितना है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट? अब ये जो वर्क डन आपने किया है, अब बताओ ये वर्क डन किन किन चीजों के लिए यूज हुआ होगा? पहली चीज, जब ये अप्रोच कर रही होगी तो उस समय फ्रिक्शनल वर्क डन, दैट इज वर्क डन इन ओवरकमिंग, 'friction'
जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, and that is equals to change in kinetic energy by work energy principle। यही तो इस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट है। बेटा क्वेश्चन के कंसेप्ट पे देखो और आपके क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। वर्क डन का बेसिक एक्सप्रेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड ये है वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, दैट इज फोर्स फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज अपोजिट, प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने यहां पे भी साइन कंसीडरेशन किया है, इसलिए मैं यहां पे भी साइन कंसीडरेशन कर रहा हूं, दैट इज हाफ kx स्क्वायर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका होगा, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट नाउ, सो हाफ mv स्क्वायर दैट इज हाफ m into 0 माइनस हाफ mu स्क्वायर, राइट। नाउ फ्रिक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन होता है mu into n into x। व्हाट इज n? नॉर्मल रिएक्शन। और इसे नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन? बेटा अगर एक बॉडी है उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे फील हो रहा है which has to be equals to mg, so normal reaction has to be equals to mg plus 1 by 2 kx square 0 minus half mu square। नॉर्मल रिएक्शन की जगह मैं mg यूज कर लेता हूं, we get mu mg x plus half kx square minus half mu square। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। mu is given to me, क्वेश्चन में mu given है 0.5। मास के लिए उसने कहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर करिए, लेट अस से 1000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाउ बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी I am taking it as 9.8 into x plus minus half k। Again previous question से refer करिए, that is 6.25 10 की power 3 which is mentioned in example number 8 into x square equals to minus half into 1000 into speed of approach, and that was also given as 18, means 5 meter per second। Now इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, that is x। Now you can realize that x square x और कांस्टेंट ऐसी इक्वेशन बन रही है, that means a quadratic equation। yes, इस quadratic equation को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएं, विच इज d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ऑफ इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और रूट्स के लिए आप एक्सप्रेशन लगाएं माइनस b माइनस रूट d बाई 2a और x माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ये वाला एक्सप्रेशन होगा नहीं बिकॉज ये दोनों आंसर नेगेटिव में आ जाएंगे, तो x2 आप इस एक्सप्रेशन को लगाएं एंड यहां से आपको x सॉल्व करना होगा यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट? दिस इज योर एग्जांपल नंबर 9। Now we move to example number 10. Express the energy required
10 की पावर -20 joules to break one bond of DNA in electron volt. Kinetic energy of air molecule 10 to the power -21 joules in electron volt. Daily intake of human adult 10 to the power 7 joules in kilocalories. Now focus on example number 8. Unit or unit of energy जो मुझे यूज करनी है, जूल विच इज एन SI यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी. ये कैसे है इलेक्ट्रॉन, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसकी कन्वर्जन फैक्टर आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हर चीज समझने की जरूरत है. बेटा 10th क्लास को थोड़ा सा याद करो, जहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक किया था, जहां पे आपने पोटेंशियल एक टर्म पढ़ी थी और पोटेंशियल के लिए आपने कहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था. फॉर इलेक्ट्रॉन ये पोटेंशियल हो जाएगा W/E विद मैग्नीट्यूड वैल्यू. तो W का मतलब हो जाएगा E/V, दैट इज इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट. करेक्ट. एंड मुझे पता होना चाहिए वर्क डन बाय चार्ज. तो अगर वर्क डन को Q/V लिखा जाएगा तो वोल्ट इंटू कूलम, जिसे हम जूल के नाम से भी जान सकते हैं, तो वोल्ट इंटू कूलम. ना यहां पे बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 10 की पावर -19 वन इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट. तो कूलम इंटू वोल्ट विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज जूल. So 1.6 into 10 की पावर -19 joules. So 1 electron volt which is equivalent to 1.6 10 की पावर -19 joules. Okay. Next आते हैं calories. Calories which is 4.2 joules. Exact कहूँ तो 4.18. और किलो कैलोरी, किलो मीन्स 10 की पावर 3, तो 4.18 इंटू 10 की पावर 3 joules. अब ये मेरे पास एनर्जी कन्वर्जन है जो इस क्वेश्चन में मुझे यूज करनी है. अब हो गया क्वेश्चन, देखो इजी है. द एनर्जी रिक्वायर्ड 10 की पावर -20 joules टू ब्रेक वन बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जूल में दे रखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिमांड की गई है. मुझे मालूम होना चाहिए कि 1 जूल आपके पास, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × -19 जूल है. अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो 1 डिवाइड बाय 1.6 × -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू 1 जूल. And in this question it is given 10 to the power -20 joules. So express कर दीजिए 1.6 10 to the power -19 into 10 to the power -20 electron volt. Solve it and you will get your result in electron volt. Right? Second part. Second part says kinetic energy of air molecule 10 की power -21 joules into electron volts. -21 joules. Similar question. 1 electron volt is 1.6 10 की power -19 joules. So 1 joule will be 10 की power -21 joules will be 1
करिए, आंसर आ जाएगा। राइट। थर्ड पार्ट, डेली इनटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट 10 की पावर 7 जूल्स इन किलो कैलोरी, 10 की पावर 7 जूल्स in kilocalories. Now beta 1 calorie is given to me as 4.18 joules. 1 kilocalorie is 4.18 into 10 की power 3 joules. So 1 joule will be equals to 1 divided by 4.18 10 की power 3 kilocalories. And in this question it is given to me as 10 की power 7 joules. So 1 by 4.18 10 की power 3 into 10 की power 7 kilocalories. Solve कर लीजिए, you will get your answer in kilocalories. Right? Okay. Now we come to 11th question. An elevator can carry a maximum load of 1800 kg. Elevator plus passengers is moving with a constant speed of 2 meter per second. The friction force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in the watt as well as in horsepower. देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसका कंसेप्ट बिल्ड करिए और फिर इस क्वेश्चन को देखिए, देन द क्वेश्चन वुड बी वेरी सिंपल फॉर यू। सबसे पहले कंसेप्ट देखिए, यहां पे मुझे कहता है पावर की बात कर रहा है, मैकेनिकल पावर that is rate of doing work done, mechanical work done over time taken, work done which is force into displacement over time. Now displacement over time is referred as velocity. तो पावर को हम फोर्स डॉट वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। Now let us say here it's an elevator and let's say these are the walls offering friction. The total load 1800 किलोग्राम, तो नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा 1800 into G, that is 18,000 Newton. I am taking G as 10 और एक फोर्स ऊपर की तरफ हमें देना है, only then it is moving with constant velocity of 2 meter per second. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगी। और अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये जो वॉल्स हैं ये फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर रही हैं नीचे की तरफ, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन व्हिच इज ऑफरिंग 4000 न्यूटन opposite to relative motion, that is body is going up, friction force is down 4000 Newton. So net force will be equals to, body ऊपर जा रही है so I will use T minus mg plus friction, क्योंकि mg और friction नीचे की तरफ जा रहे हैं।
So net force, that is mass into acceleration, that is P minus mg plus friction, that is 1800 into 0 equals to T minus 1800 into 10 plus 4000, 22,000. So T would be 22,000 न्यूटन। अब बेटा यहाँ पे ना कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर अगर ऊपर और नीचे दोनों का फोर्स इक्वल हो गया तो क्या ये लिफ्ट स्टेशनरी नहीं होनी चाहिए? अगर बेटा हम लोगों ने ना न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ स्टडी किया हुआ है, अगर उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, फर्स्ट कंडीशन, या उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमेशा बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट कैन बी इन रेस्ट और इट कैन बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पे मुझे दिख रहा है, तो T is 22,000 Newton. Now we talk about power, that is force into velocity. A force 22,000 into velocity, that is 2. So power is 44,000 watts. अब हमें पावर पता चल गई। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि मुझे हॉर्स पावर में भी आंसर चाहिए। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। सो 1 वॉट is 1 divided by 746 horsepower. So 44,000 watt will be 1 by 746 into 4,000 horsepower. Solve करिए horsepower में result. Correct? This is your question number 11. Now we come to 12th question. 12th question is related to collision part, slowing down of neutron. In a nuclear reactor, a neutron of high speed, typically 10 to the power 7 meter per second, must be slowed down to 10 to the power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium-92-235 and causing it to fission. Show that a neutron can lose most of the kinetic energy in the elastic collision with a light nuclei like deuteron or carbon, which has a mass of only few times a neutron mass. The material making up a light nuclei, usually heavy water or graphite, are called moderator. Now, ये क्वेश्चन बच्चों को लैंग्वेज वाइज प्रॉब्लम देता है, बट हाँ ये क्वेश्चन है बहुत इजी, ध्यान से सुनते हैं। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे जाते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और न्यूक्लियर एनर्जी जिसके अंदर यूरेनियम 92-235 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम को न्यूट्रॉन से हिट करवाया जाता है, बम्बार्ड करवाया जाता है,
और यहां से बेरियम, क्रिप्टन एंड 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और साथ में ये एनर्जी निकलती, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। ये जो न्यूट्रॉन है, ये जब यूरेनियम से हिट करने के लिए जाता है तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन की बहुत हाई स्पीड होती है, ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड तक हो सकता है न्यूट्रॉन। लेकिन अगर इतनी हाई स्पीड है न्यूट्रॉन की, so we are unable to control that high momentum। न्यूट्रॉन का मास कम है, एग्री, लेकिन न्यूट्रॉन की स्पीड तो ज्यादा हो गई, जिस वजह से इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर हम कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट मे बी कॉज डिस्ट्रक्शंस, जो हम नहीं चाहते। तो हम कंट्रोल्ड मैनर में एक रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इसकी जो हाई स्पीड थी इसको स्लो करवाया जाए, स्लो करवाया जाए, स्लो स्पीड ऑफ 10⁻³ ऑर्डर, जिससे हम कंट्रोल कर सकें। तो हाई स्पीड को स्लो स्पीड करवाना है, मतलब हम चाहते हैं कि इसकी कुछ एनर्जी कम